Hello students, in this video I will teach you the social science of class 9th and we will start with the history. Okay, so in class 9 there is a textbook India and the Contemporary World First. So in this book you will learn about three most important events. These are French Revolution, Russian Revolution and the rise of Nazism. ये तीनों ही इवेंट बहुत ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए. ओके, एंड फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज थ्री आर वेरी इम्पॉर्टेंट. So you have to learn and understand each and every single sentence or word related to these events. और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट लाइंस होंगे, अगर आप उनको लिख लें रजिस्टर में तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो आप आंसर लिख सकेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये पूरा, हम इसे पढ़ लेते हैं कि इवेंट्स और प्रोसेसेस कैसे शुरू हुए, इनका इफ़ेक्ट क्या था. फिर हम थॉरली पढ़ेंगे इन रेवोल्यूशंस के बारे में अलग अलग. ठीक है, दीज ऑल आर द कंप्लीट चैप्टर्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अलग है. रशियन रेवोल्यूशन भी और राइज ऑफ नाजिज्म भी. तो हम वी विल स्टार्ट विद दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. In section 1, you will read about the French Revolution, Russian Revolution, and the rise of Nazis. In different ways, all these events were important in the making of modern world. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, नाजीज़्म जो हिटलर था जर्मनी में हुआ. इन तीनों ने अलग अलग तरीके से जो आधुनिक संसार था, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसको बनाने में मदद की है इन तीनों इवेंट्स ने. ओके, कैसे की है देखते हैं. चैप्टर 1 इज़ ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आधारित है. टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी. ये याद रखना है कि ये जो तीन टर्म्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये तीनों टर्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं. ओके, फॉर ग्रांटेड मतलब अभी जो सिचुएशन है अगर आप इंडिया की देखें तो ये तीनों चीज़ें हैं, लिबर्टी भी है, फ्रीडम भी है एंड इक्वलिटी भी है. लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं. ठीक है, इन तीनों का उल्लंघन किया जा रहा है. लोगों की फ्रीडम, लोगों के बोलने की जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उनको क्या किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है. इक्वलिटी के नाम पर आप देख ही सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, आगे देखिए. बट वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्व्स दैट दीज आइडियाज़ ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री. अब ये जो तीन आइडियाज़ थे, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये आए कहाँ से, ये तीन आइडियाज़ कहाँ से जन्मे हैं, ये जानना है. इनका भी एक इतिहास है, हिस्ट्री है. बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. इतिहास का आप वो छोटा हिस्सा जान पाएंगे जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. फ्रांस में पहले एक तंत्र था, यानी एक राजा जो पूरे देश पे शासन करे. ठीक है, या एक शासक का शासन. तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, ख़त्म कर दिया उस मोनार्की को, उस राजतंत्र को, एक तंत्र को, उस तानाशाही को जो फ्रांस में थी, उसे ख़त्म कर दिया. The society based on privileges gave way to a new system of governance. और जो ये विशेष अधिकारों वाली सोसाइटी थी, इसने एक नया रास्ता दिया एक नए तरीके के शासन को, गवर्नेंस को. ठीक है, आगे देखिए. द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मानव अधिकारों के लिए जब घोषणा की गई ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, ठीक है, announced the coming of a new time. यानी जब मानव अधिकार के लिए आवाज़ उठी, ठीक है, तो एक नए समय की शुरुआत हुई. समझ में आ रहा है. द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स, ये विचार, ये धारणा कि हर एक व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं,
and could claim equality became part of a new language of politics. समानता का अधिकार जो मांग थी, यानी लोगों ने समानता के अधिकार को मांगा, ये क्या थी? एक नई भाषा बन गई राजनीति की। क्लियर हुआ? आगे देखिए। These notions of equality यानी समानता के इन विचारों को, नोशन मतलब विचार, एंड फ्रीडम इमर्ज द सेंट्रल आइडियाज ऑफ न्यू एज, एक नए इरा को जन्म दे रहा था। जो ये आइडियाज़ थे इक्वलिटी और फ्रीडम, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक नए इरा को, नए एज को जन्म दे रहा था। बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वर री इंटरप्रिटेड एंड री थॉट इन मैनी डिफरेंट वेज। देखिए फ्रांस में ये जो 3 आइडियाज़ थे ये ओरिजिनली वहीं से आए थे, लेकिन अदर कंट्रीज़ में क्या हुआ, इन्हें री इंटरप्रेट किया गया, यानी इनकी एक अलग ही डेफिनेशंस बताई गई, विचार किया गया अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, अब एंटी कॉलोनियल समझ लीजिए पहले। एंटी मतलब जो विरोधी हो, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज़, यानी इंडिया में जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर कॉलोनी बसाई, ठीक है, अपना कब्ज़ा किया, उसी के बारे में। इंडिया में और चाइना में, इंडिया, चाइना, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए, यानी वो आंदोलन शुरू हुए जो इन कॉलोनीज़ के अगेंस्ट में थे। एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, विरोध में थे। ऐसे आंदोलन शुरू हो गए इंडिया में भी तो ऐसे आंदोलन चले थे ना। ब्रिटिश काल में इतने सारी कॉलोनीज़ यहाँ इंडिया में बसाई गई, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया गया इंडिया के रिसोर्सेज का, पीपल का। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर इतने मूवमेंट्स इनके अगेंस्ट किए गए, चलाए गए, और इवेंचुअली फाइनली हमारा भारत जो था वो आज़ाद हुआ 1947 में। ओके। Produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. चलिए आगे। अब चैप्टर 2 में आप क्या पढ़ेंगे? You will read about the coming of socialism in Europe. यूरोप में किस तरह से समाजवाद आया, and the dramatic events that forced a ruling monarch, जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड, नाम याद रखिएगा। टू गिव अप पावर, गिव अप माने होता है छोड़ना, गिव अप छोड़ना। जब सोशलिज्म आया यूरोप में, तब क्या हुआ था, जो रूलिंग मोनार्क था जार निकोलस, उसे मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि वो अपने शासन को, अपनी ताकत को छोड़ दे। द रशियन रेवोल्यूशन शॉट टू चेंज सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे। रशियन रेवोल्यूशन जब आया, जब रशियन का आंदोलन हुआ, तब भी उसकी वजह से समाज में कई बदलाव आए अलग अलग तरीके से। इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब ध्यान देना है, इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में इस पर फोकस किया गया। द वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स, देखिए समाजवाद आया था इसलिए आर्थिक समानता, जो वर्कर्स थे या लेबरर्स थे, जो किसान थे, उनकी वेल बीइंग, यानी उनके बारे में अच्छा सोचना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है सोशलिज्म में। द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट वर इनिशिएटेड बाय द न्यू सोवियत गवर्नमेंट। ओके, द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द ये चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो नए बदलाव के बारे में जानेंगे। Okay, the problems it faced and the measures it undertook. But while Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens that were essential to the working of a democratic society. मतलब क्या कह रहा है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ओके, जब मशीनीकरण हुआ एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का, उसकी वजह से रशिया में क्या हुआ, रूस में जो नागरिकों के अधिकार थे उनको डिनाई कर दिया गया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।
जो कि बहुत इसेंशियल हैं टू द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये याद रखना है आपको कि जो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, जो अधिकार दिए जाते हैं नागरिकों को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोकतंत्र हो, जहाँ लोगों का राज हो, ना कि एक व्यक्ति का। द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म however became part of the anti-colonial movements in different countries। जो सोशलिज्म था, समाजवाद था, वो हिस्सा बन गया किसका? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का। मतलब जो कॉलोनियल विरोधी आंदोलन थे उनका एक हिस्सा था। समाजवाद में जो लोगों को अधिकार प्राप्त हुए और आर्थिक समानता प्राप्त हुई, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके बारे में सोचा गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री का ही एक क्या है? फीचर्स हैं, गुण है वहाँ के। टुडे द सोवियत यूनियन हैड ब्रोकन अप एंड सोशलिज्म इन क्राइसिस। जो सोवियत रूस है वो टूट चुका है और जो सोशलिज्म है यानी समाजवाद है वो क्राइसिस में है, यानी संकट में है। बट थ्रू द 20th सेंचुरी इट हैज़ बीन अ पावरफुल फोर्स इन द शेपिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। लेकिन इस 20वीं शताब्दी में जो ये रूस है वो एक पावरफुल फोर्स बन चुका है। ओके, चैप्टर 3 विल टेक यू टू जर्मनी। अब जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इट विल डिस्कस द राइज ऑफ हिटलर, किस तरह से हिटलर का उदय हुआ, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाजीज्म। नाजीज्म यानी नाजीवाद कैसे आया। अच्छा, नाजीज्म अगर टर्म यूज़ हो रहा है तो हिटलर का नाम याद रखिएगा। यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी। आप पढ़ेंगे नाजी में किस तरीके से बच्चों और औरतों के साथ व्यवहार किया जाता था। अबाउट स्कूल्स एंड कंसंट्रेशन कैंप्स। जो नाजीज्म आया जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लिए हिटलर ने। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, ज्यूज़ के अगेंस्ट में। यू विल सी हाउ नाजीज डिनाइड वेरियस माइनॉरिटीज़ ए राइट टू लिव। देखिए, सबको जीने का अधिकार है, राइट टू लिव। इंडियन डेमोक्रेसी में जो हमारा संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो नाजीज यानी जब नाजीवाद फैला, जब जर्मनी में, हिटलर ने जो माइनॉरिटीज़ थे, यानी जो लोग, जैसे कि किसी कंट्री में जो मेजॉरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है। मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी में किसी धर्म के लोग अगर ज़्यादा हैं तो वो मेजॉरिटी। माइनॉरिटीज़ वो होंगे जो कुछ धर्म के जो हैं लोग किसी देश में जिनकी संख्या कम हो, माइनर हो। जैसे कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन सिख, ईसाई, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया? जो माइनॉरिटीज़ थे उनके जीने का अधिकार भी छीन लिया। हाउ इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी ज्यूइश फीलिंग्स। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नाजीज्म, हिटलर और एंटी ज्यूस फीलिंग, ये तीनों कनेक्टेड हैं। हिटलर जो था वो ज्यूज से हेट करता था, यहूदियों से नफ़रत करता था। तो उसने जहाँ जहाँ हिटलर का कब्ज़ा था उन सभी देशों में, जर्मनी में अगर कोई ज्यूज थे, माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पर, उनके अगेंस्ट में इसने कई कानून बनाए, उन्हें परेशान किया, यहाँ तक कि उनसे जीने का अधिकार भी छीन लिया। ठीक है, anti-Jewish feelings to persecute the Jews and how it waged a relentless battle against democracy and socialism। हिटलर जो था वो मोनार्की को सपोर्ट करता था, राजतंत्र में विश्वास करता था। वो डेमोक्रेसी में और सोशलिज्म में विश्वास नहीं करता था। But the story of Nazism rise is not only about a few specific events, about massacres and killings. It is about the working of an elaborate and frightening system which operated at different levels. नाजीज़्म की कहानी जब आप पढ़ते हो तो आप सिर्फ कुछ इवेंट्स के बारे में या उसने जो मैसेकर कराया, यानी मतलब
बड़ी संख्या में जो लोगों को मरवाया, किलिंग्स की, सिर्फ हम उसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक इलाबोरेट एंड फ्राइटनिंग सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ा ही भयानक था, डरावना था, विच ऑपरेटेड एट डिफरेंट लेवल्स। हिटलर ने अलग अलग लेवल पे अपने सिस्टम को चलाया, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, विनाशकारी था, फ्राइटनिंग था, डरावना था। ओके, सम इन इंडिया वर इम्प्रेस्ड विद द आइडियाज़ ऑफ हिटलर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिटलर के इस आइडिया से प्रभावित थे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि देश में राजतंत्र होना चाहिए, यानी मोनार्की होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति पूरे देश को चलाए, जो भी वो फैसला ले या कानून बनाए वो सब पर लागू हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, द मोस्ट वॉच द राइज ऑफ नाजीज विद हॉरर। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने नाजीज़्म को, नाजीवाद को कैसे देखा, हॉरर के साथ, उसका भयानक रूप देखा नाजीवाद का। ठीक है, आगे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नॉट सिंपली अ स्टोरी ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जब आप आधुनिक संसार की जब आधुनिक संसार का इतिहास पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है फ्रीडम, स्वतंत्रता या लोकतंत्र की। इट हैज़ ऑल्सो बीन अ स्टोरी ऑफ वायलेंस, टिरैनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। जब आप ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, तीनों इवेंट्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम को पाने के लिए कितने वायलेंस हुए, टिरैनी, राजतंत्र, ठीक है, मतलब एक राजा ने या एक शासक ने लोगों को किस तरह से परेशान किया उसके बारे में। डेथ्स, कितने ही लोग मर गए, और डिस्ट्रक्शन, कितना ही विनाश हुआ, सिर्फ इसलिए कि मोनार्की बनी रहे या डेमोक्रेसी लोग जब लाना चाहते थे। क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच की लड़ाई जो थी वही आप इन तीनों इवेंट्स में पढ़ेंगे। ओके, so we will continue this chapter in the next video. That's all for today. Have a good day.